आवाज आ रही है? यस सर। चले आज किस ग्रुप की प्रेजेंटेशन सर। स्टार्ट करें? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिस ग्रुप की प्रेजेंटेशन वो स्टार्ट करें। My topic of presentation is case study. सर स्टार्ट करूं? जी करें। Case study. A case study is usually an intensive investigation of a single individual or a select group of individuals. एक case studies जो होती है वो आम तो हो रही है स्क्रीन सब तौर पर एक सिंगल इंडिविजुअल या ग्रुप जो है नो सर अब देखो हो गई। अब जी सर अब हो गई है। चले पढ़ना शुरू करो। case study. A case study is usually an intensive investigation of a single individual or a select group of individuals. एक जो केस स्टडी है वो आमतौर पर एक प्रोसेस है सिंगल इंडिविजुअल का और सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की जो है वो इन्वेस्टिगेशन का। केस स्टडीज आर स्पेशली यूजफुल व्हेन अ फेनोमेनॉन इज कॉम्प्लेक्स और रिलेटिवली रेयर। केस स्टडीज खासतौर पे तब यूज की जाती है जब एक फेनोमेनॉन जो होता है वो पेचीदा और निस्बतन जो है वो रेयर होता है। The researcher decides to study a particular individual because he manifests some unique characteristics that can provide insight into an aspect of human nature. रिसर्चर जो है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्टडी करता है क्योंकि वो इसमें कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको वाज़िया करता है जो कि ह्यूमन नेचर की सूरत में उसको शनाख्त मुहैया करती है। Further development of psychoanalysis, for example, was based on case studies of patients whose paralysis or other physical symptoms disappeared when they were hypnotized. फ्रूट की जो डेवलपमेंट है साइको एनालिसिस वो पेशेंट्स की केस स्टडीज पर बुनियाद रखती थी। जैसा कि जब उनको हिप्नोटाइज कर दिया जाता था तो उनकी जो उनके पैरालिसिस या दूसरे जो जिस्मानी सिम्टम्स हैं वो गायब हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको मदहोश किया होता था। Jean Pigot's theory of cognitive development was largely derived from his observation of the behavior of his own 3 children, whom he studied almost from the moment of birth. जीन पेगेट्स की जो थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसमें उसने अपने ही 3 बच्चों पे उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जब वो पैदाइश की मूवमेंट से उसको स्टडी किया और उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो काफी हद तक उसे हासिल हुई। केस स्टडीज हैव आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन न्यूरोसाइकोलॉजी। केस स्टडीज जो है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करती है न्यूरोसाइकोलॉजी में क्योंकि हम इसमें बिहेवियर थिंकिंग और ब्रेन एक्टिविटी के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। There are instances of children who have been born with conditions characterized by severe seizure and progressive mental deterioration. यहाँ उन्होंने बच्चों की मिसाल ली है कि जो कुछ शराइत के साथ पैदा होते हैं मींस severe seizures मींस सडन अटैक ऑफ इलनेस के साथ और मेंटल डिस्टर्बेंस के साथ, बट हु कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, लेकिन वो भी एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं इफ द डैमेज ब्रेन हेमिस्फीयर इज रिमूव्ड अर्ली। अगर उनके जो ब्रेन का हेमिस्फीयर है ये पार्ट है ब्रेन का उसको अगर अर्ली स्टेजेस पर ही डिसेबल या ओवरकम कर दिया जाए। Case studies of children who have had such surgery has provided valuable information about the capabilities and limitation of a single isolated hemisphere.
जो बच्चों की केस स्टडी है, इसमें उन्होंने जैसे कि बता दिया, हेमिस्फीयर को अगर स्टार्ट में ही रिमूव कर दिया जाए तो वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, तो उसमें इसकी हेमिस्फीयर की लिमिटेशन और कैपेबिलिटीज के मुतालिक जो है वो एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मुहैया होती है. The major limitation of case studies is that cases are not necessarily representative. जो केस स्टडीज की मेजर लिमिटेशन है वो ये है कि केसेस जो हैं वो नेसेसरली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते. However, case studies provide raw material for controlled research and can be valuable sources of information about particular individuals, training programs, and other application of research. ताम जो केस स्टडीज है वो एक रॉ कंट्रोल रिसर्च के लिए मुहैया कर सकते हैं. That's all. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. My name is Muhammad Abu Bakr. My presentation topic is ethical principles in psychological research. Sir, आवाज आ रही है? आ रही है जी. Psychologists derive all behavioral data from their studies of human beings and animals, whether carried out in the laboratory or natural setting. साइकोलॉजिस्ट जितना भी बिहेवियरल डाटा कलेक्ट करते हैं वो इंसानों और एनिमल से करते हैं, चाहे वो लेबोरेटरी में हो या नेचुरल सेटिंग के मुताबिक हो. Although the main objective of research study is to discover psychological principles that might be used for better functioning of human beings. अगरचे जितना भी डाटा कलेक्ट किया जाता है रिसर्च के जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स कलेक्ट किए जाते हैं वो सिर्फ इंसानों पर ही इस्तेमाल होते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिसर्च रेज सर्टेन एथिकल इशू. जो रिसर्च का प्रोसेस है उसमें कुछ एथिकल इश्यूज हैं. Sometimes it is not possible due to health and safety reasons to conduct certain types of research with human subjects. बाज़ औक़ात हेल्थ और सेफ्टी रीजन की वजह से जो रिसर्च है वो इंसानों पर करना नामुमकिन है. In such situations, the experiments are conducted on animals. ऐसी सूरत हाल में एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो एनिमल्स पर किए जाते हैं. For example, it is not possible to study the role of certain part of the brain by performing experiments on human participants. For example के ब्रेन की फंक्शनिंग चेक करने के लिए किसी पार्ट को रिमूव करना या किसी उसके ब्रेन कोई भी फंक्शनिंग चेक करने के लिए हम उसको इंसानों पर यूज नहीं कर सकते. In numerous such studies, the experimental psychologists surgically remove some part of the animal's cortex and study the effect of behavior. ऐसे केसेस में जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं वो जानवरों के कॉर्टेक्स जो पार्ट ऑफ ब्रेन है उसको रिमूव करते हैं और बिहेवियर को स्टडी करते हैं. सिमिलरली द इफेक्ट ऑफ सर्टेन साइको एक्टिव ड्रग्स. इसी तरह जो साइको एक्टिव ड्रग्स हैं कैन नॉट बी स्टडीड बाय एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग डायरेक्टली टू ह्यूमन सब्जेक्ट्स. वो डायरेक्ट इंसानों पर इस्तेमाल नहीं की जा सकते, उसको डायरेक्ट इंसानों पर अप्लाई करके स्टडी नहीं किया जा सकता. देयर आर न्यूमरस सिचुएशंस व्हेन द साइकोलॉजिस्ट हैव ओनली वन चॉइस. बहुत सी ऐसी सूरत हाल होती हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ एक ही चॉइस होती है, दैट इज टू स्टडी अ पर्टिकुलर फिनोमेनन इन एनिमल्स. जो इस तरह का केस होता है उसमें सिर्फ एक ही चॉइस है वो कि एनिमल्स पर उसको एक्सपेरिमेंट किया जाए. Supporters of animal rights contend that research with animals often exposes them to harsh or cruel treatment. जो एनिमल्स के सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि जो इंसानों एनिमल्स पर जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो उनको सख्त और क्रूअल ट्रीटमेंट की तरफ रागिब करते हैं. On the other hand, many psychologists believe that it is fair to expose animal to conditions that are deemed unsafe or unethical for humans. लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसानों पर अनसेफ और अनएथिकल कंडीशंस की वजह से हम इंसानों की बजाय एनिमल्स को यूज करते हैं. Obviously, this is a complex issue with no simple solution. अगरचे ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है जिसका कोई सादा हल नहीं है. A vast majority of psychologists are of the opinion that if every possible precaution is taken to minimize harm or discomfort to subjects, this is a case where potential benefits
do outweigh the very real cost. बहुत से साइकोलॉजिस्ट का ये राय है, बहुत साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अगर हम इसको प्रिकॉशंस को लेकर हार्म और डिस्कम्फर्ट को मिनिमाइज करें तो जो हमारे पास मुमकिन रिजल्ट्स मिलते हैं वो रियल कॉस्ट से बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट है एथिकल इश्यूज इन ह्यूमन रिसर्च। Some experimental conditions may create stress for the individuals. कुछ एक्सपेरिमेंट जो हैं वो इंडिविजुअल के लिए स्ट्रेस का बायस बनते हैं। Other experiments require a certain degree of deception. कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें डिग्री ऑफ डिसेप्शन इन्वॉल्व होता है। For instance, certain personality tests may require that the individual must disclose certain facts or experience that he would not like to be known to others. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर किसी की पर्सनैलिटी को टेस्ट करना है तो वो इंडिविजुअल अपने तजर्बात और जो हकायक है उसको इंकशाफ करेगा कि नेक्स्ट वो किसी को ना बताएगा। They need to be assured of the confidentiality of their response. Participants are not fully informed about the purpose of the experiments. जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है उसको fully inform नहीं किया जा सकता। Interviews carried out following traumatic experience may re-arouse the emotional experience of an original situations. किसी भी हार्म एक्सपीरियंस और किसी भी सख्त एक्सपीरियंस के बाद अगर किसी का इंटरव्यू लिया जाए तो वो जो ओरिजिनल सिचुएशन है उससे इमोशनल होकर वो सिचुएशन बताएगा। इन ऑल दीज केसेस द रिसर्चर मस्ट बी केयरफुल टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द साइंटिस्ट नीड्स फॉर रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। ऐसी सूरत हाल में जो रिसर्चर होता है उसको साइंटिस्ट नीड और रिलायबल इंफॉर्मेशन और पार्टिसिपेंट जिस पर एक्सपेरिमेंट किया उसकी इंटेग्रिटी और साइंटिस्ट नीड को बैलेंस करना पड़ेगा। एज साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट देयर रिसर्च ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि साइकोलॉजिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपनी रिसर्च करते हैं, दे हैव टू ट्रीट देयर सब्जेक्ट विद डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड कंसर्न। उनको उनकी डिग्निटी, रिस्पेक्ट और कंसर्न फॉर देयर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी, फिजिकल और साइकोलॉजी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उनको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन has developed a set of ethical principles and regulation that specify how people and animals should be treated. अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन ने एक एथिकल प्रिंसिपल्स और कुछ लॉ इशू किए जो स्पेसिफिक हाउ पीपल एंड एनिमल शुड बी ट्रीटेड, के जानवरों और इंसानों को कैसे ट्रीट किया जाए इन साइकोलॉजिकल रिसर्च, साइकोलॉजिकल रिसर्च में। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट some of the more important guidelines to be followed in psychological research carried out on human beings. इंसानों पर जो रिसर्च की जाती है उसके हवाले से कुछ गाइडलाइंस है। फर्स्ट है अवॉइडिंग पोटेंशियल हार्म। Any experiment that is likely to cause physical or mental harm to the participant must be avoided. ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें फिजिकल या मेंटल हार्म हो, यानी जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो उसको कोई फिजिकल या मेंटल हार्म हो तो उससे गुरेज किया जाए। There are several experiments when an obnoxious stimuli like electric shock is used to study the process of learning. कुछ एक्सपेरिमेंट्स में इलेक्ट्रिक शॉक यूज किए जाते हैं लर्निंग के लिए। In such an experiment, the researcher must participate themselves before conducting tests on any other individuals. ऐसे जो इलेक्ट्रिक शॉक वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं या इस तरह के कोई भी स्टिमुलस वाले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रिसर्चर्स को सबसे पहले अपने आप को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन टू स्टडी फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन और अदर सिमिलर इमोशनल रिएक्शंस। इस तरह के जो फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन और या कुछ भी इमोशनल जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इनमें एथिकल क्वेश्चंस अराइज होते हैं। रिसर्च विद एनिमल हैज हेल्प्ड बायोलॉजिस्ट and medical researchers to discover treatment for blood pressures. Researchers और एनिमल के साथ जो रिसर्च की है बायोलॉजिस्ट ने और जो मेडिकल रिसर्चर्स ने, उन्होंने डिस्कवर फॉर ब्लड प्रेशर जितनी भी डिजीज दी हुई हैं इनके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट एनिमल से डिस्कवर की हैं। फॉर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पार्किंसंस डिजीज, कैंसर, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स एंड मेंटल डिसऑर्डर. It is evident that such research cannot progress without experiments on animals. इसका फायदा ये है कि इसकी जरूरत है, नेसेसरी है कि एनिमल्स के बगैर इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। The ethical standards for research
on animals specify that all animals should be well treated, avoiding all necessary harm. एथिकल स्टैंडर्ड्स और अखलाकी जो मामलात हैं उसमें एनिमल्स को अगर ट्रीट किया एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए और जो अननेसेसरी यानी हार्म पेन है उससे गुरेज किया जाए. However, many psychologists believe that animal research is justified in producing results that may ultimately promote human welfare. ताहम कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसानों की बजाय एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किए जाएं जो कि इंसानों के प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, जो ह्यूमन वेलफेयर को फरोग देते हैं. इनफॉर्म्ड कंसेंट. The researchers should obtain the informed consent of potential subjects prior to the participants in the experiment. Informed consent is an written statement provided by the researcher that discloses those aspects of the researcher that might affect the willingness of the potential subjects to participate in the study. Informed consent एक written form कोई भी कह सकते हैं हम कि रिटन फॉर्म में उसके साथ जो आइडिया उसने एक्सपेरिमेंट्स का आइडिया देना होता है जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो, उसको बताना होता है कि इस तरह हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, इस तरह होगा, एक्सपेरिमेंट से ये चीज होगी. इट डिस्क्राइब्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट इन द स्टडी एंड काइंड ऑफ कंपनसेशन टू बी प्रोवाइडेड बाय द रिसर्चर टू द सब्जेक्ट्स. इसमें जो रिक्वायरमेंट्स होंगी एक्सपेरिमेंट्स की वो बताई जाएंगी और जो जिस पर हम एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसके मुआवजा जो भी होगा उसमें वो तय होगा. Avoiding unnecessary deception. Usually, the experiments are so designed that the subjects are not aware of the true nature of the researcher. Usually, हम जो experiments इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि जिस पर हम रिसर्च कर रहे होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होता है उसको एक्सपेरिमेंट्स की हकीकत के बारे में नहीं बताया जाता. If the researcher precisely explain the purpose of the study, अगर जो रिसर्चर है वो फुली तौर पर उसको एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बता देगा, द सब्जेक्ट रिस्पॉन्स में डिस्टॉर्ट द रिजल्ट्स एंड मेक देम मीनिंगलेस. जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होगा वो फिर उस तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, यानी उसको वो और तरीके से, यानी अगर पर्पस ही उसको पता चल गया एक्सपेरिमेंट्स का तो फिर वो अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक बात करेगा, इसलिए उसको पहले नहीं बताया जाएगा. Thus, in some studies, some kind of deception is necessary to protect the integrity of the research. ताहम कुछ रिसर्च की इंटेग्रिटी को महफूज करने के लिए डिसेप्शन भी जरूरी है. अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक दिस डिसेप्शन इज जस्टिफाइड एज लॉन्ग एज द रिसर्चर सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस. ये कुछ कंडीशंस दी हैं. sufficient explanation of this action is provided to the participant immediately upon completion of the study. जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सब्जेक्ट्स को एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जाएगा कि क्यों किया जा रहा है. The deception does not otherwise psychologically or physically harm the participants. और जो हम उसको डिसेप्शंस होती हैं जो हम उसको नहीं बता रहे होते उसको फिजिकली और लॉजिकली उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. द डिग्निटी ऑफ द सब्जेक्ट इज मेंटेन. और जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसको सब्जेक्ट्स की और द डिग्निटी सब्जेक्ट्स और जो हम उसकी जिस पे रिसर्च कर रहे हैं उसकी इज्जत और जो आबरू है उसको बरकरार रखा जाए. ensuring privacy. Privacy or confidentiality of personal information must be ensured. If possible, the data must be collected anonymously. हम जो भी होता है जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी प्राइवेसी को हम मद्देनजर रखेंगे और अगर हो सके तो डाटा हम इस तरह से कलेक्ट करेंगे. इफ देयर इज एनी चांस दैट एनीवन एल्स अदर देन द रिसर्चर देमसेल्व्स मे हैव एक्सेस टू द डाटा, अगर रिसर्चर्स को ये चांस हो कि जो डाटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ मेरे के खुद के अलावा किसी और को भी इसका यहाँ तक रसाई हासिल हो सके, अगर किसी और को भी डाटा पहुंच सकता है, then this possibility must be discussed with potential participants before the provided informed consent. जो उसके बाद informed consent उन्होंने तय किया होता है उसमें ये बताना जरूरी होगा कि रिसर्चर्स के अलावा भी डाटा किसी और के पास जा सकता है. Debriefing. Debriefing is one of the most important aspects of any psychological research involving human beings. Proper debriefing requires that the participants must be provided full information about the true nature and purpose of the study after all the data has been collected.
डीब्रीफिंग ऐसा प्रोसेस है जो एक्सपेरिमेंट सारा करने के बाद, सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद, एंड पर जिस पर रिसर्च की जा रही होती है उसको डाटा के बारे में और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में ब्रीफिंग की जाएगी। डीब्रीफिंग इज यूजुअली द लास्ट कॉन्टैक्ट दैट सब्जेक्ट्स एंड रिसर्चर्स हैव विद ईच अदर, और ये लास्ट स्टेप होता है जो सब्जेक्ट और रिसर्चर्स का आपस में होता है। इट्स पर्पस इज एजुकेशनल एज वेल एज एथिकल। इसका एजुकेशनल भी है और एथिकल भी है। इफ पीपल डोनेट देयर टाइम टू अ प्रोजेक्ट, अगर लोग किसी प्रोजेक्ट को अपना टाइम देते हैं, दे डिजर्व टू लर्न समथिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, तो उनको इन तजर्बात से कुछ हासिल भी होना चाहिए। एनी क्वेश्चन? चैप्टर खत्म हो गया है, तो यस सर। इनका पूरे का पूरा ग्रुप इधर मौजूद है। आपके जो प्रेजेंटेशन के फेलोज हैं वो इधर मौजूद है। यस सर हैं। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग इनसे पूछ सकते हो। चले शाबाश। शुरू से लेके एंड तक किसी का किसी चीज़ में से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आप लोगों से मैं मुखातिब हूँ। मान बेटा, जी सर। कोई क्वेश्चन नहीं है, सारी समझ आ गई है। जी सर, पढ़ेंगे दोबारा सर, फिर ही है एक बार। तो अब पढ़ जो लेते सुना, हैं। अब जो सुना है उसमें कोई आपको ऐसा नहीं लगा कि जी कोई क्वेश्चन बन सकता है या पूछने की जरूरत है? सर मेरा इंटरनेट का इशू आ जाता है, बार बार मीटिंग को डिस्कनेक्ट हो रही है, इसलिए मैं जरा आज ये। बाकियों का कोई क्वेश्चन? अच्छा, आप लोग कहते हैं कि परसेप्शन वाला चैप्टर हमने नहीं पढ़ा, इसी तरह ही है। जी सर, वो नहीं पढ़ा चैप्टर। एक जिसे नहीं मिनट, किया। अभी लग जाता है। चले उसको परसेप्शन वाले को फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। नोट्स हैं किसी के पास परसेप्शन वाले चैप्टर के? नहीं सर, वो मैंने मंगवाए थे तो वो मिले नहीं, तो आपको मतलब नेक्स्ट लेक्चर तक मिल जाएंगे। मान नोट्स शो करवाओ। सर 5 ग्रुप का ये वाला टॉपिक था परसेप्शन वाला, तो अब वो किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देंगे? इनका था, 5 ग्रुप का था। वो इसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देंगे। सर फिर अभी नेक्स्ट ट्यूसडे पहले। जो मैंने पढ़ाना है ना, मुझे वो पढ़ाने दें। उस्मान शो करवाएं स्क्रीन इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा हम उसका पढ़ें। ओके सर, मैं पिक्स भेज देता हूँ ग्रुप में। जो यानी कि ये हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद आप लोग कुछ सुनना उसमें से पसंद नहीं करते। मैं देखता हूँ व्यूज़ होते हैं 10-12, सिर्फ 10-12 स्टूडेंट जो हैं वो दोबारा यानी कि सुनना पसंद करते हैं, अदरवाइज किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये कल की रिसर्च मेथड पे प्रेजेंटेशन हुई है, इसका 0 व्यूज़ आ रहा है। इसका मतलब आपने सुना ही, बाद में ना इसके बारे में जानने की कोशिश की है। तो मैंने कब कहा है कि जी आप अटेंशन पे ना दें?
प्रेजेंटेशन। मैंने ये कहा है आप भी अटेंशन पे प्रेजेंटेशन से मैं स्टार्ट थोड़ा सा करवा दूँ। और इकरा रफीक को एक्सट्रोस्पेक्शन के पहले पैराग्राफ की समझ नहीं आई, कितनी मरतबा ये रिकॉर्डिंग हुई है ना, तो उसमें आप सुन लें। रिकॉर्डिंग का मकसद ही ये है कि आप नेट पे जाके यूट्यूब पे जाके दोबारा से सुन सकते हैं। प्रेजेंटेशन वालों ने भी इसको प्रेजेंट किया हुआ है और मैंने भी किया हुआ है, दोनों में से जो मर्जी आप सुन लीजिएगा तो आपको एक्सट्रोस्पेक्शन की समझ आ जाएगी। वहाँ स्क्रीन शो करवाइए और नोट सेंड किए हैं। उस्मान, शुरू वाले सिर्फ 1-2 पेजेस की अभी सेंड कर दो ना, सारी सेंड करो। सर कर दी सेंड। स्क्रीन शो हो रही है सबको? मैं क्या पूछ रहा हूँ? जी सर पहली वाली तो हो रही है। चले जी, इसमें कहा गया है कि आवर ब्रेन इज मार्वलस मिस्टिफाइंग ऑर्गन, यानी कि हमारा जो सर पिछले चैप्टर का स्क्रीन शो और ये न्यू तो नहीं, परसेप्शन की नहीं है। अब आ गई है। जी सर। जी सर। अब इसमें उसने बेसिकली ये कहा गया है कि जी हमारा जो दिमाग होता है ना, ये बहुत ज़्यादा यानी कि आउटस्टैंडिंग है, मार्वलस है। ये मुख्तलिफ फंक्शन और ये एक मिस्टिफाइंग ऑर्गन है। इट इनेबल अस टू एक्सपीरियंस आवर सराउंडिंग, टू रिमेंबर और फॉरगेट पास्ट एक्सपीरियंस। ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम तजर्बा कर सकें जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द की हैं, उन उनका हम तजर्बा कर सकें और इसके साथ साथ हम याद कर सकें, हम भुला सकें जो माजी के तजर्बात हैं उनको। अगर माजी में कुछ गलत हो गया उन चीज़ों को भुलाने में, और कोई चीज़ें अगर अच्छी हो गई हैं उनको याद करने में, और इसके अलावा जो हमारे इर्द गिर्द माहौल के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने का ये बेहतरीन ज़रिया है, ये हमें इस काबिल बना देता है। उसके बाद आ गया जी, टू लर्न न्यू स्किल्स, नई चीज़ों को सीखने के लिए, मॉडिफाई आवर हैबिट, अपनी आदतों को बेहतर करने के लिए, एंड टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग, जो हमारे एहसास हैं उनका इजहार करने के लिए, जज्बात का इजहार करने के लिए, एंड सेंसेशन इन द मोस्ट मीनिंगफुल वेज, और ये सेंसेशन बनाता है बहुत ज़्यादा मुफीद या फ़ायदा मंद, या जिसका कोई मतलब हो उस तरीके से। सेंसेशन क्या होती है कि जी एक जो चीज़ हमें मिल गई, एंड सेंसेशन इन द मोस्ट मीनिंगफुल वेज, यानी कि बामैनी तरीके से वो इसको बनाता है, ये सारी चीज़ें जितनी हमने ऊपर बयान की गई है। होएवर द ब्रेन कांट फंक्शन इन अ बैकअप, अब जो ताहम जो दिमाग है ना, ये खला में काम नहीं कर रहा होता, खाली काम नहीं कर रहा होता। इट रिक्वायर्स अ
कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर वाली दुनिया से हमें लगातार मालूमात आती रहनी चाहिए, ये दिमाग के लिए ज़रूरी है। एज वेल एज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और जो जिस्म के बाकी हिस्से हैं वहाँ से भी। दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बाय द सेंसरी नर्व्स फ्रॉम डिफरेंट सेंसेस ऑर्गन्स टू द ब्रेन। अब वो कह रहे हैं ये जो मालूमात होती है ना, ये ट्रांसमिट की जाती है, यानी कि भेजी जाती है मुख्तलिफ जो सेंसरी नर्व्स हैं हमारे जिस्म के अंदर, फ्रॉम द डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन। हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं, उनमें डिफरेंट तरह के सेंसरी ऑर्गन हैं। उन सेंसरी ऑर्गन में अगर कुछ भी गलत होता है तो वो मालूमात जो होगी हमें सेंसरी नर्व्स के ज़रिए ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन को। इट वेयर इट इज प्रोसेस्ड टू फॉर्म आवर परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड इन विच वी लिव। ताहम ये एक ऐसा अमल है जो हमें अदराक करवाता है या परसेप्शन में देखने में मदद देता है दुनिया को जहाँ हम रहते हैं। द स्टडी ऑफ परसेप्शन इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस थ्रू विच वी इंटरप्रेट एंड ऑर्गेनाइज द सेंसरी इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस आवर कॉन्शियस एक्सपीरियंस। अब वो कह रहा है परसेप्शन में हम इस चीज़ का मुताला करते हैं कि किस तरह से ये जो अमल होता है ये आइडेंटिफाई करता है चीज़ों को, फिर उनका तजिया करता है, जायज़ा लेता है और फिर उनको ऑर्गेनाइज करता है, ग्रुप बंदी उनकी करता है, फिर सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है। जो सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती हैं वो हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस को प्रोड्यूस करती हैं, किसी भी चीज़ से मुतल्लक, किसी भी चीज़ के तल्लुक के मुतल्लक। अभी तक जितना पढ़ा है इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता, उस्मान ने पिक्चर अच्छी खींच के नहीं भेजी, शायद सर जो आपको भी इधर। लाइन आपने एक्सप्लेन किया उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दे। द स्टडी ऑफ परसेप्शन इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ परसेप्शन इज कंसर्न। अब हम अगर परसेप्शन का मुताला करते हैं तो इस मुताले का तल्लुक किस चीज़ से होता है कि हम आइडेंटिफाई करें, हम शिनाख्त करें कि अमल क्या हो रहा है हमारे अंदर, थ्रू विच वी इंटरप्रेट, जिसमें हम क्या है किसी चीज़ का तजिया करते हैं कि ये चीज़ है क्या है। एक मैं मिसाल देता हूँ, अगर मेरे सामने एक चेयर पड़ी है, ठीक है, मैं उसको परसीव कर रहा हूँ। अब परसेप्शन का जो यानी कि कंसर्न है ना वो इस चीज़ से है कि ये उस सारे प्रोसेस की मैं शनाख्त करूँ कि किस तरह से ये मुझे चीज़ नज़र आ रही है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि जी इंटरप्रेट करूँगा कि ये है क्या चीज़ है, जिसकी 4 टांगें 2 बाजू, इसको हम क्या कहते हैं। तो इसका मतलब होगा कि जी डेफिनेटली ये कुर्सी है, इंटरप्रेट किया, फिर ऑर्गेनाइज किया कि इस तरह की मिलती जुलती चीज़ों को हमें कुर्सी कहते हैं, तो इसको मैं कुर्सी वाले बेजान चीज़ों के ग्रुप में रख देता हूँ। अब ये जो हुआ है ये इसका ऑर्गेनाइज हो गया, ऑर्गेनाइज द सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये सारी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो मुझे नज़र आ रही है, 4 टांगे उसकी 2 बाजू हैं, इसको मैंने ऑर्गेनाइज करके मीनिंग दे दिया कि जी ये है कुर्सी। और फिर ये जो कुर्सी होगी यानी कि ये जो मैंने ऑर्गेनाइज किया है ये मेरे अंदर एक शौरी तौर पे एक चीज़ को बना देगी कि ये कुर्सी है। शौरी तौर पे जब हम किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं जहाँ तक हमें रसाई होती है उसको हम कॉन्शियस कहते हैं। कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ का जब हम शौरी तौर पे एक्सपीरियंस करते हैं और इसके साथ साथ उस चीज़ का जो तल्लुक है दूसरी, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, परसेप्शन। द स्टडी ऑफ परसेप्शन कंसर्न विद द आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस, उस अमल का जायज़ा लेना है जिसमें हम तजिया करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन को और फिर प्रोड्यूस करते हैं कॉन्शियस एक्सपीरियंस को जो कि किसी चीज़ से मुतल्लक होता है या उस चीज़ का दूसरी चीज़ों के साथ तल्लुक को बयान करता है। इसको हम कहते हैं परसेप्शन। आगे बात समझ में?
जी सर आ गई है। ये उस्मान मुझे ना पीडीएफ फाइल की सूरत में बना के भेजना आज आपने, क्योंकि ये क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ये आखिरी जूम था जितना हो गया है, इसके बाद माइनस का निशान आना शुरू हो गया कि वापस चले जाए। ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ आप लोगों को दोबारा से।